हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का छठा पोएम जिसका नाम है दी सोल्जर का समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस पोएम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग पोएम है दी सोल्जर, क्योंकि इस पोएम के माध्यम से हम लोग ये जान पाते हैं कि जो एक पोएट होता है यानी जो कवि होता है वह अपने देश के प्रति क्या सोचते हैं, कितनी देशभक्ति वाली भावना होती है उसके अंदर, ये सारा चीज हम लोग को इस पोएम के माध्यम से पता चलता है। सबसे पहले इस पोएम का हम लोग बायोग्राफी देखेंगे और लास्ट में हम लोग इस पोएम का समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको समरी पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का समरी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? 5 मार्क्स का। ये मैं हर एक वीडियो बोलता हूं, ये आपको याद रखना चाहिए। और समरी का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप पोएम को पूरी तरह से अच्छी तरह से तोड़ तोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बायोग्राफी देखा जाए तो पोएम का नाम क्या है? दी सोल्जर। तो इसके जो राइटर है, लेखक है या फिर नरेटर है वो कौन है? रूपर्ट ब्रूक। टाइप क्या है? ये जो टाइप है किस प्रकार का यानी किस प्रकार का पोएम है? दी सोल्जर ये युद्ध कविता है। ये क्या है? वार पोएट है, यानी दी सोल्जर जो है वार पोएट है। किस टाइप का पोएट है? वार पोएट है। इनके लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। और जिसके कारण रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है दी सोल्जर वार पोएम है। क्या है? वार पोएम है, युद्ध कविता है। जो पोएट का नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक। और इनके जो जन्म हुए थे, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 अगस्त 1887 यानी इंग्लैंड में। यानी रूपर्ट ब्रूक का जो मतलब जन्म हुआ था, कब हुआ था? 3 अगस्त को 1887 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और ये जो डाइट किए थे मतलब इनका जो देहांत हुआ था 1915 में ग्रीस में। 1915 में ग्रीस में रूपर्ट ब्रूक का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ये डेट ऑफ बर्थ और डाइट डेट, ठीक है, ये दोनों हम लोग को याद रखना है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो आपको एक तरह से बुक पर्सन से जो क्वेश्चन आता है यही सब क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड एग्जाम में। अब एजुकेशन की अगर देखा जाए, एजुकेशन की अगर बात की जाए यानी रूपर्ट ब्रूक के बारे में, तो उन्होंने जो एजुकेशन प्राप्त किया था किंग्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज में, और कैम्ब्रिज में 1906 से 1909 तक, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। ठीक है, तो यहाँ क्या किया थी उन्होंने? एजुकेशन प्राप्त की थी, शिक्षा ली थी। कौन? रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक को वेल नॉन एज यानी किस नाम से जाने जाते हैं? वो तो एक पोएट है लेकिन उनको एक वार पोएट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अ वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक वेल नॉन एज अ वार पोएट। ठीक है, यानी एक युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, अ सोल्जर के रूप में भी जाने जाते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, क्या क्या काम किए हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वही हम देखेंगे। इफ अ शुड डाई इनका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है द ग्रेट लवर। उसके बाद है लेटर्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ लव, सॉन्ग्स ऑफ लव। ये जो है क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं किसके? रूपर्ट ब्रूक के। ठीक है, अगला बात हमको बताई जा रही है सम इंपॉर्टेंट नोट्स। सम इंपॉर्टेंट नोट्स है तो काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 14 लाइन्स ऑफ पोएम इज कॉल्ड सोनेट्स, यानी 14 लाइन की जो पोएम होती है, जो कविता होती है, उसको क्या कहते हैं? सोनेट्स कहते हैं। सीधी सी बात, 14 लाइन की जो पोएम होगी, जो कविता होगी, इसको क्या कहेंगे? सोनेट से कहेंगे। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। कहने का मतलब ये हुआ, वेल टू डू का मतलब होता है खुशहाल, एकेडमिक फैमिली का मतलब होता है शैक्षिक परिवार, यानी एक खुशहाल परिवार और शैक्षिक परिवार में उन्होंने क्या किए थे? जन्म लिए थे रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, यानी हर चीज से अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो क्या थे? खुशहाल थे, कोई चीज का कमी नहीं था, शैक्षिक भी थे। कहने का मतलब ये शैक्षिक परिवार का मतलब सभी लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे। रूपर्ट ब्रूक के बारे में बताई जा रही है, उनका फैमिली बैकग्राउंड है। ठीक है, फैमिली काफी खुशहाल था, काफी शैक्षिक था, तो अच्छे मतलब फैमिली में पैदा हुए हैं। अगला बात हमको बताई जा रही है, हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। बोर्ड यानी जो है रूपर्ट ब्रूक के जो फादर थे, जो पिताजी थे, वो क्या थे? एक हाउस मास्टर थे। कहाँ थे? रग्बी स्कूल में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। ये जो है सेप्टिसेमिया एक रोग होता है जिसमें काफी सारे लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जो एक अच्छे आदमी को मौत के कगार तक पहुंचा देता है। सेप्टिसेमिया, ठीक है, फीवर हो गया, उसके बाद थकना हो गया, ये सब सिम्टम्स होते हैं सेप्टिसेमिया के। तो रूपर्ट ब्रूक डाइड हो गए थे, मतलब डेथ कर गए थे सेप्टिसेमिया के कारण ऑन अप्रैल 23 यानी 1905 या 1915 यानी 23 अप्रैल 1915 को वो डेट कर गए थे, ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमस इन द एजियन ऑफ ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गिवापोली, यानी क्या है? गवीपोलिया। ठीक है, गवीपोली। तो ये जो है मतलब कहाँ डेट कर गए थे? एक तरह से लेमन्स इन एजियन ऑन हिज वे टू बेटल गिवापोली। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है सेप्टिसीमिया के बारे में। जस्ट अभी मैंने बोला कि सेप्टिसीमिया जो है इसका क्या क्या सिम्टम्स हैं, वहाँ यहाँ हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिम्टम्स होते हैं यानी सेप्टिसीमिया रोग जो होते हैं, इसका सिम्टम्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या सम्मिलित होते हैं? फीवर भी होता है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी डिफिकल्टी सांस लेने में दिक्कत होती है। लो ब्लड प्रेशर यानी जो बीपी होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है।
फास्ट हार्ट यानी हार्ट जो है दिल जो है वो ज़्यादा धड़कने लगता है, फास्ट हार्ट रेट यानी दिल का जो धड़कने का जो रेट है यानी जो दर है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एंड मेंटल कन्फ्यूजन यानी मेंटल में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, आदमी को बात याद नहीं रहता, यानी कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सिम्टम्स हैं सेप्टिसिमिया के। तो देखिए कितना कितना खतरनाक सब आपका सिम्टम्स है, खतरनाक सभी सिम्टम्स जो है खतरनाक है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्रेथिंग जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है, बुखार आ जाता है, फास्ट हार्ट हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है मेंटल पर भी, मतलब दिमाग पर भी असर डाल देता है ये सेप्टिसिमिया। तो काफी खतरनाक रोग था जो रूपर्ट ब्रूक को हुआ था और उनका डेथ हो गया था। ठीक है, W.B. Yeats, the famous poet, described Rupert Brooke as the हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। यानी W.B. Yeats से डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो बोलते हैं कि रूपर्ट ब्रूक एज द यंगेस्ट एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। यानी हैंडसमेस्ट मतलब वो क्या थे, सबसे बड़ा हैंडसम मैन थे। कहाँ थे, इंग्लैंड में। कौन कहते हैं, W.B. Yeats कहते हैं। ठीक है, तो काफी दोस्ती होगी, जानता होगा तभी तो उनके बारे में कह रहे हैं। अगला पॉइंट है दिस सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम, यानी देशभक्ति वाली कविता है। क्या है ये, एक देशभक्ति वाली कविता है। ये जो है दिस सोल्जर किस प्रकार का कविता है ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ आपको आते हैं इसी टाइप के। अब देखिए अगला आपका एंट्री होता है समरी में। अब थोड़ा सा यहाँ से अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। हम एंट्री करते हैं किसमें, समरी में। ये था आपका बायोग्राफी, तो लास्ट में हमने समरी का बात बोला था कि समरी हम करेंगे, तो समरी आपका आ गया। तो समरी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट है द पोएम दिस सोल्जर, द पोएम द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, यानी जो कंपोज किए गए हैं, जिनको ये जो निर्माण किए गए, लिखे गए, किनके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखे गए हैं। दिस सोल्जर, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेट्रियोटिक पोएम, ये जो है एक प्रकार का काफी खूबसूरत देशभक्ति वाले कविता है। कौन, दिस सोल्जर। ठीक है, इट इज अ नाइस पोएम ऑफ 14 लाइन्स विच इज कॉल्ड सोनेट्स, यानी आपको बताया गया जो सोनेट होता है वो 14 लाइन का होता है। 14 लाइन का कविता को क्या कहते हैं, सोनेट्स कहते हैं। तो ये जो है 14 लाइन्स वाला एक ऐसा मतलब कविता है जो क्या है, सोनेट्स है और काफी ब्यूटीफुल है। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस हिज पेट्रियोटिज्म एंड इमोशन एज सोल्जर, यानी जो सोल्जर होता है, जो एक तरह से एक जो सैनिक होता है, ये जो सोल्जर होता है उसको एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, और उनके देश की उनकी भक्ति, एक तरह से वो भक्ति जो होता है यानी देशभक्ति होता है जो, और इमोशन यानी भावना जो होती है उनको एक्सप्रेस करती है। दी पोएट में, यानी पोएट जो है पोएम, रूपर्ट ब्रूक अपने पोएम में दी सोल्जर में एक सोल्जर यानी एक सैनिक के अंदर कौन सी भावना होती है, देशभक्ति की भावना होती है, इमोशन होती है, वो सारा चीज को एक्सप्रेस करने का प्रयास करती है। कौन, रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग पोएम है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, खूब मजा आएगा। अब अगला पॉइंट हमको कह रहा है कि the poet that body should be cremated in his motherland England if he dies in war। देखिए ये लाइन आपका यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है, the poet that body should be cremated इन हिज मदरलैंड इंग्लैंड इफ ही डाइज इन वॉर। कहने का मतलब यह हुआ कि वे विश करते हैं, क्या करते हैं, जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, वो इच्छा करते हैं, विश करते हैं, तमन्ना करते हैं कि अगर वो उनका मतलब क्या हुआ, अगर वो डाइज कर गए, वार में अगर मारे गए, युद्ध में अगर मारे गए अपने सैनिकों के साथ, यानी अपने देश के सैनिक के साथ, तो वो ख्वाहिश करते हैं जो उनका जो अंतिम संस्कार हो, यानी क्रीमेटेड हो जो हो, यानी श्रीमेटेड जो हुआ अंतिम संस्कार जिनको बोलते हैं अंतिम संस्कार, वो कहाँ हो, मातृभूमि यानी मदरलैंड में हो, मातृभूमि में हो, इंग्लैंड में हो। ठीक है, जहाँ इंग्लैंड के है ना वो रूपर्ट ब्रूक अपने इंग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, तो वो अपना ये ख्वाहिश करते हैं। ठीक है, अगर वो युद्ध में मारा जाता है तो वो कहाँ अपना ख्वाहिश करते हैं, अंतिम संस्कार होने का इंग्लैंड में, अपना मातृभूमि, ठीक, अपना मातृभूमि में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला पॉइंट करा कि ही लव्स इंग्लैंड मोर देन हिज ऑन लाइफ। कहने का मतलब ये हुआ कि वो मतलब ज्यादा मतलब प्यार करते हैं अपने इंग्लैंड देश को अपने लाइफ से भी ज्यादा, ऑन लाइफ यानी देन, मोर देन ऑन लाइफ, यानी अपने लाइफ से भी ज्यादा, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा क्या करते हैं, इंग्लैंड को चाहते हैं, इंग्लैंड को प्यार करते हैं। ठीक है, ही प्रेज टू गॉड, ये वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं किसके, यानी खुदा से, यानी जो खुदा भगवान है, जो अल्लाह है या फिर गॉड है, तो यह उनके साथ क्या करते हैं, विक्टोरी प्रेज करते हैं गॉड से, यानी ही प्रेज टू गॉड फॉर द विक्टोरी ऑफ इंग्लैंड, यानी विजय करने के, यानी जीत के लिए, इंग्लैंड का जीत के लिए वो क्या करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं। ठीक है, हिज माइंड इज फुल ऑफ पेट्रियोटिक थॉट्स, यानी उनका जो दिमाग है, उनका जो माइंड है पूरा तरह से भरा हुआ है पेट्रियोटिक वाली भावना से, देशभक्ति वाली सोच से भरा हुआ है। ठीक है, होना भी चाहिए हर एक व्यक्ति में, हर एक देश, अपने देश के प्रति देशभक्ति वाली भावना होनी चाहिए। ही विशेज दैट वाटर शुड फॉलो विच एनिमीज
हु विश टू रूल ओवर इंग्लैंड थ्रू वार। ठीक है, देखिए यहाँ आपका पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, ही विशेज दैट वाटर शुड फॉलो विच एनिमीज हु विश टू रूल ओवर इंग्लैंड थ्रू अ वार। कहने का मतलब ये हुआ कि वो क्या करते हैं, विश करते हैं। कौन विश करते हैं, रूपर्ट ब्रुक विश करते हैं, इच्छा करते हैं, यानी तमन्ना करते हैं कि उन सारे एनिमीज, उन सारे दुश्मनों के पानी में, उन सारे दुश्मनों के प्लान में क्या फिर जाए, पानी फिर जाए, यानी शुड फॉलो वाटर, यानी वाटर शुड फॉलो, पानी फिर जाए, जो क्या करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं इंग्लैंड पर, किसके थ्रू, वार के थ्रू, यानी थ्रू वार, तो वार के थ्रू यानी युद्ध के जरिए इंग्लैंड पर जीत करना चाहते हैं और उन पर रूल करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। ये विश करते हैं रूपर्ट ब्रुक के, उनके सारे कारनामे जो हैं, सारा जो प्लान है उसमें क्या होना चाहिए, उस पर पानी फिर जाए, क्या हो जाए, पानी फिर जाए, वाटर शुड फॉलो। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट कह रहा है ये लाइन। अगला पॉइंट हम समझेंगे, एवरी शुड स्पेंड पीसफुल लाइफ, यानी अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी वन शुड स्पेंड पीसफुल लाइफ, यानी सभी को शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। सभी को, कौन, रूपर्ट ब्रुक कहते हैं अपना कविता में कि सभी जो है दुनिया में, ये देश उन पर हमला करता है, ये देश उन पर हमला करता है, ये देश उस पर क्या करना चाहता है, रूल करना चाहता है, तो वो एक बात क्या कहते हैं कि सभी को शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, हिज मदरलैंड लाइक हेवन फॉर हिम, यानी उनकी जो मदरलैंड है, मातृ जो भूमि है, कौन, किनके, रूपर्ट ब्रुक के, लाइक हेवन फॉर हिम, उनके जैसा एक जन्नत है, यानी जो है उनके मदरलैंड इंग्लैंड है, मदरलैंड मातृभूमि जो है उनके लिए क्या है, लाइक हेवन, यानी एक जन्नत के जैसा, एक स्वर्ग के जैसा है उनके लिए। ठीक है, द पोएम इज फुल ऑफ पेट्रियोटिक थॉट, ये जो पोएम है, ये जो कविता है दी सोल्जर, किससे भरा हुआ है, पेट्रियोटिक थॉट से भरा हुआ है, यानी देशभक्ति वाली भावनाओं से, यानी सोच से भरा हुआ है। इट इज इंप्रेसिव, ये प्रभावशाली है, काफी मतलब प्रभावशाली है, या मतलब जो है क्या है, ये देशभक्ति वाली भावना से भरा हुआ है। ठीक है, एज वेरी मच, ये इंप्रेसिव करती है हम लोगों पर, प्रभावशाली है, यानी प्रभाव डालती है, इंप्रेसिव करती है हम लोगों पर। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, द एंड हो गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग पोएम है, और इसके अंतर्गत जितने भी आपका था पोएम, ठीक है, ये जो समरी था, समरी काफी इजी है, समझ गए होंगे तो आप उम्मीद करता हूं आप बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दिस सोल्जर का समरी के बारे में अगर आपको पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप 5 नंबर तो उठा ही सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स थे सारे को याद रखने की कोशिश करना है। जहां आपका मतलब एक तरह से नहीं बनता है कि ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए, तो वहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नोट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही देखेंगे 2-3 बार तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका दिस सोल्जर चैप्टर 6 दिस सोल्जर यानी सैनिक का क्या हो गया आपका पूरा तरह से हम लोगों ने एक ही वीडियो में इसका बेसिक जो निचोड़ है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।